हेलो बच्चों। मेरा नाम है अंकुर टेलर। तो आज हम लेके आए हैं लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड और जेई नीट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। जो आपके फार्मूला होता है जो डायरेक्ट हम यूज़ ले सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मूलाज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन क्लास 12th के लिए। ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले आता है बेटा अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं अगर आपके पास में कोई दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किस तरह से लिख सकते हैं। तो वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि दो कंपोनेंट ए और बी है तो ए कंपोनेंट के लिए मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें बी कंपोनेंट की, तो उसके लिए मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। अब जो दूसरी बात है उसमें हम ये बोलते हैं कि टोटल जो आपका मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए तीन कंपोनेंट होते तो यहाँ पर अपन लिखते बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो कंपोनेंट्स के मोल के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर आपके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो उनका जो मोल का रेशियो है वो एक्स एन ए बाई एन बी जो है वो एक्स ए बाई एक्स बी के बराबर होगा। दूसरा जो फॉर्मूला अपन बात करते हैं परसेंटेज टर्म्स के बारे में। तो इसमें तीन तरह की परसेंटेज टर्म हम पढ़ते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और तीसरा आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हम बात कर रहे हैं पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। अब ये जो होता है इसको अपन सिंपल अगर अपन बोर्ड में लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और ये ध्यान रखना वेट ऑफ वन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसका जो वेट लिखा जाएगा वो हमेशा ग्राम में लिखा जाएगा। और ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा ये भी किस में लिखा जाएगा, ये भी ग्राम में लिखा जाएगा। तो यह ध्यान रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है ना कि सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट। हमें क्या लेना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। फिर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% वेट बाय वेट, क्या दिया हुआ है 20% वेट बाय वेट, तो हम इसको बोल सकते हैं 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखने का फायदा क्या होता है, इसको लिखने का फायदा ये होता है कि इससे अपन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से सॉल्वेंट का मास भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम, 180 ग्राम। तो यहाँ अगर अपन देखें कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमको फायदा होता है इससे। इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन जो परसेंटेज टर्म है उसके बारे में बात करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम को लिखने का तरीका क्या लिखेंगे अपन, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अब यहाँ पर क्या नीचे आ जाता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100। तो इसमें भी क्या है परसेंटेज, 20% वेट बाय वॉल्यूम लिखा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसे 20% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन लिखा है, इसको क्या बोलेंगे 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब की बार अपन क्या बोल रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है। और तीसरा जो है अपना फॉर्मूला परसेंटेज का है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम याद रखेंगे कि वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट
और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम ये बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद रखेंगे। वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म में भी लिखा जा सकता है। एक छोटा सा रिलेशन और है जिसको हम ये बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि वेट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट को हम वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, इससे हमारा काफी टाइम बचता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। ठीक है, तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, वही वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। जैसे हमने पहले देखा था वहां पर 10 टू पावर 2 था परसेंटेज वेट बाय वेट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू पावर 6। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और तरीके से इसको लिखते हैं 1 ppm को। तो 1 ppm कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 मिलीग्राम सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, 1 मिलीग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, 1 ppm को कि 1 मिलीग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। अगर 2 ppm होता तो लिखते 2 मिलीग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और रिलेशन है कि सिर्फ 1 ppm को या ppm को लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 टू पावर 4। एक ये तरीका भी है लिखने का, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है पीपीबी में हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें भी क्या आता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर 10 टू पावर 9 आ जाता है, 10 टू पावर 6 आता है, 10 टू पावर 9 आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना, 10 टू पावर 3 का डिफरेंस है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि मोलैरिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है बेटा, लीटर में आता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, जो आपको याद होना चाहिए, जिसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स। अपन ने पहले क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स लिखा था। अब की बार अपन क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, सॉल्यूट के मिलीमोल्स लिख रहे हैं। तो जैसे ही अपन ने मोल्स को मिलीमोल्स में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम भी कन्वर्ट हो जाएगा ml में। वॉल्यूम की यूनिट पहले लीटर थी, लेकिन अब की बार क्या लिखा अपन ने, ml लिखा। तो यहाँ से अगर अपन को वॉल्यूम ml में दिया है और उसको अगर अपन मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को मोल्स की जगह क्या मिलेंगे बेटा, मिली मोल्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्या मिलेंगे, मिली मोल्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। तो स्मॉल m यानी मोलैलिटी, जो कि काफी यूजफुल है हमारे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो यहाँ पर आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, जिसमें हम मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो कैसे याद रखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है बेटा, बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेंसिटी हम यूज लेते हैं वो लेंगे ग्राम पर ml में। यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, ग्राम पर ml होगी। ओके बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की। तो इसमें हम
इस चैप्टर के 3 पार्ट करते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की भी बात करूं तो हम फॉर्मूला कैटेगरी बना के कर रहे हैं, तो हमने इस सॉल्यूशन चैप्टर के 3 पार्ट किए हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम हेनरी लॉ से समझते हैं। किसे समझते हैं बेटा? हेनरी लॉ से समझते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा क्या आता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और इसको अपन राउल्ट्स लॉ से समझते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसको हम समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। किससे समझेंगे बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आपके पास में इस चैप्टर के 3 पार्ट है, जिसमें अपन हेनरी लॉ पढ़ते हैं, दूसरा राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ को हम सबसे बेसिक फॉर्मूला हेनरी लॉ का क्या होगा कि पी गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस, पी गैस हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबोव लिक्विड सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू KH x गैस इन लिक्विड। x KH यहाँ पे होता है हेनरी कांस्टेंट, KH क्या बोलेंगे? हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ पर x गैस इन लिक्विड क्या होगा? ये मोल फ्रैक्शन होगा गैस का लिक्विड के अंदर। जैसे हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पर क्या है बेटा? गैस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुई है उसका मोल फ्रैक्शन अपन x गैस इन लिक्विड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जैसे लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, तो टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की हम बात करते हैं बेटा, कि जैसे अगर यहाँ पर अपन इस बात को समझें कि अगर मैं बोलता हूं कि x गैस का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या लिखा जाएगा कि मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अगर अपन सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो मोल्स ऑफ वाटर, तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि वाटर के मोल्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ गैस, वाटर के मोल्स गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो हम इस वाले पार्ट को, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसको अप्रोक्सीमेटली मोल्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली, जब मोल्स ऑफ गैस बहुत ही कम है वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में। तो मैंने बोला कि जैसे यहाँ पर n सॉल्यूट हमारा गैस है, तो गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट यानी वाटर के मोल्स का जो वैल्यू है उसको अपन ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करके अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं बेटा? देखना, पी गैस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो गैस की बहुत ही कम है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? पी गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है बेटा। तो ये अब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, काफी यूजफुल है। अपन को ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के मिलते हैं, तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम होती है बेटा। किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है मोलैरिटी के, अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है बेटा किसके? मोलैरिटी के। तो ये भी आप ध्यान रखना, कभी किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं मोलैलिटी से। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वेपर प्रेशर का। अब देखिए यहाँ पर जब अपन बात करते हैं किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में अपन डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पर वेपर प्रेशर जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम बेसिकली एक वेपर टर्म के फॉर्मूले या फिर उसके रिलेशन को समझें, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी
बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो और तीसरा ये कि वोलेटाइल नेचर, जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं पेट्रोल को वाटर से। अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें पेट्रोल और वाटर का, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसका जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो डेफिनेटली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल से ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, जब उसके अंदर कोई अपन ने इम्प्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज सॉल्यूट नहीं मिलाया है, तो उस केस की हम बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो हम बात कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कोई पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करता है। देन वो किससे इंडिपेंडेंट होता है ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लार्ज सरफेस एरिया हो, स्मॉल सरफेस एरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर पर। एंड देन बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा पानी लिया हो या ज्यादा पानी लिया हो, वेपर प्रेशर सेम होगा। किसी भी कंटेनर में पानी ले रखा है, सारे कंटेनर में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। जैसे हम बात करते हैं मिक्सचर की, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो उस केस में वेपर प्रेशर और जो मिक्सचर होगा वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ के साथ उसके कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनका किस रेशियो में अपन ने मिक्सचर बनाया है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स में असम रीजन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल रहे हैं नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ। तो वेपर प्रेशर के बाद में हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में, जो हमने बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो राउल्ट्स लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि जो आपका राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे ए मतलब एक कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा अबोव लिक्विड सरफेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी हम ये बोलेंगे कि Pa जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। तो जब अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है P नॉट A। P नॉट A क्या होता है? ये प्योर केस में, यानी प्योर केस में जब केवल आपका कंपोनेंट A प्रेजेंट है उस केस में वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ अपन ने लिखा भी है Pa का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। फिर दूसरा अपन बोल रहे हैं P नॉट A। P नॉट A क्या होगा? P नॉट A होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, ठीक है ना। फिर XA क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, जैसे हम बात कर रहे थे। तो ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन का मतलब है लिक्विड फेज। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो XA जो होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड फेज में। किसमें होता है बेटा? लिक्विड फेज में। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट है तो अपन बोलेंगे P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये P नॉट A XA क्या है? ये है आपका PA, और ये P नॉट B XB क्या है बेटा? ये है PB। तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। P टोटल प्रेशर जो होगा अबोव लिक्विड सरफेस वो PA प्लस PB के बराबर होगा, और PA को हम लिख सकते हैं, ये PB को लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो P नॉट A और P नॉट B के बीच में आता है। A और B का जो प्योर फॉर्म है उसका जो प्रेशर होगा उनके प्रेशर के बीच में आएगा टोटल प्रेशर। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना। और अब ये हम मान के चल रहे हैं कि जो है P नॉट B ज्यादा है P नॉट A से। इसका मतलब क्या है कि जो B कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है। B कंपोनेंट क्या है बेटा?
ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर यहाँ से हम देखते हैं बेटा, ये जो रिलेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि हमें बताता है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को। तो ये फॉर्मूला है P नॉट ए एक्स इज इक्वल टू पी टी वाई। ये फॉर्मूला में क्या बताता है कि हम यहाँ पर ये एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और वाई ए हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। भाई अगर दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, अब वो दोनों इवेपोरेट हो रहे हैं, तो दोनों की वेपर्स बनेंगी, और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा लिक्विड के ऊपर वाला पार्ट, वहां पर दोनों का मिक्सचर बनेगा। तो उस गैसियस मिक्सचर में ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है गैसियस मिक्सचर में, उसको अपन YA से डिनोट करते हैं। ये तो है लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन, ये है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। जैसे अपन एक कंटेनर बनाते हैं और अपन ने उसको कंटेनर को क्लोज किया हुआ है ना, तो बेटा जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है, दोनों की वेपर्स बन रही हैं, तो ए और बी जो होगा वो वेपर्स भी बनाएंगे, तो उनकी वेपर्स के केस में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो YA और YB से डिनोट किया जाएगा, और यहां पर हो जाएगा XA और XB। ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, P नॉट ए एक्स इज इक्वल टू PTY। अब ये फॉर्मूला भी क्या है कि जैसे अपन ने लिक्विड फेज में P नॉट ए एक्स प्लस P नॉट बी एक्स भी लिखा, उसको अगर मैं वेपर फेज के टर्म्स में लिखूं तो उसको फॉर्मूले को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ केवल फॉर्मूले की बात करने आए हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स अपन किसी और अलग चैप्टर में, अलग किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन फॉर्मूले देखें। तो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है एट एनी कंपोजिशन, किसी भी कंपोजिशन पर। तो अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की जो चार कंडीशंस हैं वो क्या है। पहली कंडीशन क्या है बेटा, टोटल प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो थ्योरेटिकल के बराबर होनी चाहिए। P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P थ्योरेटिकल। ये आपको पहली कंडीशन है बेटा। और दूसरी कंडीशन है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन AA एंड BB विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B, ठीक है बेटा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों केस में बराबर होना चाहिए। तीसरी है डेल्टा H मिक्सिंग इज जीरो, और चौथी है डेल्टा V मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा H मिक्सिंग मतलब चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग कोई नहीं होता है, यानी ये आपका किस तरह का प्रोसेस हो गया, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो गया, यानी एंथैल्पी नहीं बदल रही है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो गया, एंथैल्पी नहीं बदल रही है, और ये वॉल्यूम भी नहीं बदलता है ड्यूरिंग मिक्सिंग। फिर हम बात करते हैं किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, किसी भी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होती है, यानी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ड्यूरिंग द मिक्सिंग। ये आपको याद ही रखना है। क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द मिक्सिंग जो एंथैल्पी जो है वो सॉरी एंट्रोपी जो है हमेशा वो बढ़ती है, ठीक है ना। डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है वो हमेशा कम होती है, डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है वो हमेशा कम होती है, ठीक है ना बेटा, ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ठीक है ना। फिर अगर अपन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की बात करें, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को अलग अलग या सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसको बोलते हैं अपन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर की कंडीशन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके बेटा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस ग्राफ को देखिए आप, ये ग्राफ काफी सिंपल है, लेकिन ये हमें एक थोड़ा सा आइडिया देता है, समराइज करता है चीजों को। अगर अपन आइडियल सॉल्यूशन या फिर एक नॉर्मल बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो उसमें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, जैसे अपन तीन क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, डेल्टा एस मिक्सिंग यानी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, और एक तीसरा आ जाएगा डेल्टा जी मिक्सिंग, इसको बोले गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। तो ये ग्राफ आप थोड़ा सा याद रखना बेटा कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में अगर आप डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करते हैं तो वो बढ़ती है अबव द मोल, ये है एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब अपन प्योर ए की बात करते हैं एक्स भी हो जाएगा
प्योर बी जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन ए का अमाउंट बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बेटा कि डेल्टा एस मिक्सिंग भी वेरी करती जा रही है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और उसके बाद में वो घटती जाती है। ठीक है ना, डेल्टा जी मिक्सिंग मिनिमम होती है फिर उसके बाद में बढ़ती जाती है। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो रहेगी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे अपन बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा? वांट ऑफ फैक्टर जो है वो जब हम बात करते हैं किसी सॉलिड के लिक्विड में डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी की, तो उस दौरान वांट ऑफ फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज ली जाती है। तो ये किसी भी सॉल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन को डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर जिसका सिंबल होता है आई। तो ये जो आई होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर होता है, जिसमें हम चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला आता है आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके पास में जो चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम जैसे वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर आई जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो अपन एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं और ये थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से मिलती है? फॉर्मूला से। ये ध्यान रखना, अभी जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, देखो हमने देखा मोलर मास थ्योरेटिकल डिवाइड बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तो ये ध्यान रखना इसमें अपोजिट आता है, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल है, यहाँ पर थ्योरेटिकल डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आता है, मोल्स जो होते हैं वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर मैं मोलर मास का कंपैरिजन करता हूँ तो वो थ्योरेटिकल डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड लिखा जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है ना। फिर जैसे एक और शॉर्ट नोट है कि यहाँ पर जो वांट ऑफ फैक्टर आई होता है वो आई डॉट एम का मतलब है एम मोलैलिटी को बता रहा है। आई डॉट एम जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के, आई डॉट एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, और वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, तो ये दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आई की। आई जो है वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है? तो आई को अपन तीन तरीके से लिखते हैं। जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, यानी अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है तो उस केस में हम आई की वैल्यू 1 लेते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? यूरिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जो पॉपुलर हैं वो ग्लूकोज, यूरिया एंड फ्रक्टोज है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे सुक्रोज भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अपन आई की वैल्यू देते हैं डिसोसिएशन के केस में, एंड फॉर्मूला बन जाएगा डिसोसिएशन के केस में आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। यहाँ पर अगर अपन देखें n क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। आई क्या है बेटा? नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है ना। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होगा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये ध्यान रखेंगे अपन कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? यूनिटी यानी 1 होती है। तो यानी उसका 100% डिसोसिएशन होता है। तो उस केस में आई की वैल्यू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आई की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। आई की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। एंड देन आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है?
एसोसिएशन में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बीटा हो जाता है। डिफरेंस क्या आया, n की जगह 1 बाई एन आ गया और यहाँ और अल्फा की जगह बीटा आ गया। जैसे अपन बात कर रहे हैं n क्या है, यहाँ पर अगर अपन n की बात करें तो नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर, जैसे अपन NaCl की बात करते हैं तो NaCl के केस में डिसोसिएशन के बाद में दो आयंस मिलेंगे एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन पर, तो हम बोलेंगे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ BaCl2 बैरियम क्लोराइड की, तो वहां पर डिसोसिएशन पर 3 आयंस मिलेंगे, आई बात समझ में, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से n बदलता रहता है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे एसोसिएशन में देखें, ये n क्या है, ये n आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने एसोसिएट हुए उसको इंडिकेट करता है। जैसे n की वैल्यू 2 फॉर डाइमर, तो एग्जामिनर आपको कैसे बोलेगा कि द सॉल्यूट इज फॉर्मिंग डाइमर, सॉल्यूट इज फॉर्मिंग ट्राइमर, तो आपको उस वर्ड से, डाइमर और ट्राइमर वर्ड से इस n को प्रिडिक्ट करना है। तो अगर डाइमर लिखा है तो n की वैल्यू 2 है, ट्राइमर लिखा है तो n की वैल्यू 3 है। सिमिलरली अगर अपन बीटा की बात करें तो बीटा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हैं यहाँ पर, उसी तरह से एक टर्म आती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है बेटा। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखेंगे, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बीटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने फॉर्मूला आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जो पहला आपका पार्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर अपन देखें RLVP का एक जनरल फॉर्मूला, RLVP का एक जनरल फॉर्मूला P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P नॉट ए। मैं सिंपल यहाँ पे बता दूं आपको, P नॉट ए हमारे लिए, P नॉट ए हमारे लिए ये होगा प्योर कंपोनेंट, जो प्योर आपका जो सॉल्यूट है, प्योर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है ना। और पीएस हो जाएगा, पीएस हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। पी नॉट ए अपना, जैसे मैंने बताया आपको, प्योर कंपोनेंट यानी जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं ये एक्स सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, तो यहाँ पर अपन आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। आई क्या है, जैसे हमने सीखा था वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है बेटा। तो ये वांट ऑफ फैक्टर आई जो है इस तरह से लिखा जाता है, तो ये RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते समय हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में वो हमेशा नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, यानी उसकी कोई वेपर्स नहीं बनेंगी। बात समझ में आ रही है, उसकी कोई वेपर्स नहीं बनेंगी, सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, तो जैसे हमने पहले भी सीखा था जब अपन बात कर रहे थे हेनरी लॉ की, तो जब हमने सीखा था कि n सॉल्यूट बाय n सॉल्वेंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को, ये तो हमने पहले भी लिखा था। तो अब की बार हमने क्या किया, वही जैसे अगर अपन बात करें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूट के मोल्स है वो हमने इग्नोर कर दिए डिनोमिनेटर में, तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसको ये लिखा जा सकता है, यहाँ पर m है मोलैलिटी, जिसको हम मोलैरिटी के बराबर लिख सकते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करते समय जनरली आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल करके, और जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ से अगर आपको मास पता है, मोल्स पता है, तो मोलर मास निकल जाएगा, तो उसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो जैसे फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया था, लेकिन अब की बार अपन किसी भी टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये दोनों जगह सेम है, ये दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पार्ट सेम है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बदल गया,
अगर अपन देखें यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए लिखा है, जबकि यहाँ पर अपन बोल रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस है। तो पी एस जब डिनोमिनेटर में आएगा तब अपन बात करेंगे कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई डाइल्यूशन वगैरह का केस नहीं है। तो और अगर मैं डाइल्यूशन का केस लेता हूं तो नीचे पी नॉट ए लिख सकता हूं मैं। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जज करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो एक नियरली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि बहुत सारे सॉल्वेंट में हमने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया है। तो और एक मैं बोलूं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से फॉर्मूला यूज लेना है। तो जैसे मैं आपको कहूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर केसेस में, हमेशा नहीं, ज्यादातर केसेस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपसे वेपर प्रेशर के रिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन अच्छे से याद रखेंगे कि अगर आपको दिया हुआ है रिड्यूस्ड बाय एक्स परसेंटेज, जैसे सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आ गई, तो अगर एक्स परसेंटेज से रिड्यूस हुआ और बाय लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बाय एक्स परसेंटेज, तो पी एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 पी नॉट ए। ठीक है, दूसरा अगर रिड्यूस्ड 2x परसेंटेज लिखा हुआ है ना, एक तो रिड्यूस्ड बाय एक्स परसेंटेज, रिड्यूस्ड टू एक्स परसेंटेज, तो दोनों में फर्क क्या है कि इसमें पीएस का फॉर्मूला हो जाएगा x बाय 100 इंटू पी नॉट ए। दोनों में फर्क है, ध्यान रखेंगे अच्छे से कि क्या अपन देख रहे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, ये पीएस की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, यहाँ पर ये पीएस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर पीएस रख करके कोई या तो मोलर मास निकालना है या फिर मास निकालना होता है सॉल्यूट का। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी हम बोल रहे हैं कि डेल्टा टीबी ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हम लिखते हैं टीएस माइनस टीबी। टीएस माइनस टीबी, यहाँ क्या टीएस क्या बता रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है, और टीबी बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो टीएस माइनस टीबी क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो मैंने नमक को पानी के अंदर ऐड किया है, तो नमक वाले जो सॉल्यूशन है, वो जो सॉल्यूशन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा होगा, द डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन। तो टीएस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी इज प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई डॉट केबी डॉट एम। आई जैसे हम बात कर रहे हैं वॉटर फैक्टर है, केबी जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये क्या है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केबी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। क्या होती है बेटा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना, या इसको अपन मोलैलिटी बोलते हैं, एम इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है ना, तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर मोलैलिटी नहीं पता है तो हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को मोलैरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वो आपको एग्जामिनर ऐसे ट्रिक करेगा कि आपने तो फॉर्मूला मोलैलिटी की टर्म्स में याद किया है और उसने इंफॉर्मेशन मोलैरिटी की दी हुई है, तो हम मोलैरिटी को मोलैलिटी की जगह, यानी मोलैरिटी को मोलैरिटी की जगह आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन केबी की बात करें तो केबी की वैल्यू वाटर के लिए आपको याद रखनी चाहिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपन, जैसे केबी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, केबी का एक फॉर्मूला जब आपको केबी नहीं दिया होता है। जब आपको केबी नहीं दिया है तो आप केबी का एक फॉर्मूला जो है उसको याद रख सकते हैं, केबी इज इक्वल टू आरटीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एलवी। केबी इज इक्वल टू आरटीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 एलवी। तो यहाँ पर ये जो आर है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टीबी जैसे हम बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट उसका स्क्वायर, और एलवी क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये आरटीबी स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। जैसे हम बात कर रहे हैं डेल्टा, ये जो एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच
अपॉन मोलर मास, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। तो इस तरह से अपन इसको मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उसी तरह से जैसे मैंने नमक का एक सॉल्यूशन बनाया था, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो है वो फॉर्मूले में देखना टी एस माइनस टी एफ माइनस टी एस हो जाएगा। पहले क्या था डेल्टा टीबी में, डेल्टा टीबी में हमने क्या लिखा था, टी एस माइनस टीबी लिखा था, ठीक है ना। और आपकी डेल्टा टी एफ में हम क्या लिख रहे हैं, टी एफ माइनस टी एस लिख रहे हैं। तो ये पहली बात तो समझो ये टी एस क्या है। यहां पर टी एस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर टी एस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टी एफ क्या है, प्योर कंपोनेंट यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर डिफरेंस आता है टी एफ माइनस टी एस, और वहां पर आता है डिफरेंस टी एस माइनस टी बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर kf जो है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। यूनिट वही रहेगी केल्विन केजी पर मोल, और वाटर के लिए kf की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। वाटर के लिए kf कितना होता है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। ओके बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था Kb का, उसी तरह से Kf का भी फॉर्मूला होता है। अगर Kf नहीं दिया है क्वेश्चन में तो RTF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 LF। यूनिट ध्यान रखेंगे जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। डेल्टा ये आपका TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी प्रीवियस स्लाइड में। और सिमिलरली फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर वेपोराइजेशन की जगह इन केस ऑफ फ्रीजिंग, बाकी सब सेम है। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर सेम सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, नमक का सॉल्यूशन है, उसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जनरली ये फॉर्मूला काफी न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय के बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, रिलेशन। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोसिस। क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो क्या है, पाई इज इक्वल टू आई सी टू माइनस सी वन इंटू आर टी। अब यहाँ पर हमने जनरली बुक में देखा है कि पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी हम लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने दोनों तरफ आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तब आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है। जनरली हम ये लेते हैं कि जैसे C1 की वैल्यू 0 हो गई, यानी एक तरफ आपका प्योर कंपोनेंट है, एक तरफ आपका प्योर कंपोनेंट है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ठीक है ना। तो अपन C2 को C लिख करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने डायग्राम से भी समझाया है कि अगर मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो अपन इस तरह से फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जनरली फॉर्मूला तो है ही, यहाँ पर C कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है जो कि मोलैरिटी के टर्म्स में लिखी जाती है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, इसको आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर R की जो वैल्यू रखेंगे अपन, R की जो वैल्यू रखेंगे वो प्रेशर वाली रखेंगे। कौन सी होती है प्रेशर वाली, 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन। अप्रोक्सीमेटली इसको 1/12 भी लिखा जा सकता है, और कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 1/12 भी लिखा जा सकता है। ओके बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हम देखें कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आरटी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अगर आपके पास में दो सॉल्यूशंस हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं और दो सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने के बाद में मिक्सचर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका छोटा सा फॉर्मूला है पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपन केवल फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।